हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 कक्षा 11वीं की समाज विज्ञान का, जिसका नाम है जी संवाद। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि हर चैप्टर में से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो कर लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, खासकर क्लास 11th में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के करने ही करने हैं। सर संवाद के तो चलो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो, बाकी चैप्टर के तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर भी चुनाव प्रतिनिधि, भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, संविधान की ओर कैसे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, जहां पर क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में बताए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बट डोंट वरी, मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर किस वे में लिखना है। ठीक है जी, चलो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, आपका सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। चलो जी, अब आ जाता है पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है और संघवाद की विशेषता बताओ। तो सीधा आंसर पे आते हैं। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है या एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है और सत्ता इन स्तरों की सरकारों में बटी हुई होती है। जैसे कि भारत में क्या है आपको पता है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, और वो एमसीडी वगैरह भी होती है। तो यानी जो पावर है ना वो बटी हुई है। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो सत्ता है, जो पावर है, वो एक दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकारों में बटी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जिनकी विशेषता पे, संघवाद की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता तो संघवाद की है कि संघवाद में दो या दो से ज़्यादा अधिक स्तर की सरकारें होती है। ठीक है, तो यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन और उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसका क्या मतलब है कि अलग अलग सरकारें सेम लोगों पर क्या करती है, शासन करती है। इसका मतलब जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरे को अपने सीएम की बात भी माननी पड़ेगी, यानी मैं स्टेट गवर्नमेंट के भी अंदर आता हूं, और मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ेगी, केंद्र सरकार की भी बात माननी पड़ेगी, यानी ये दोनों के दोनों मिलकर, और मेरे को अपने एमसीडी वाले की भी बात माननी पड़ेगी मेरे इलाके में जो है। तो यानी ये तीनों की तीनों मिलकर मेरे पे शासन कर रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, इनका एरिया अलग अलग होता है। जैसे मेरे एमसीडी का एरिया मेरे इलाके तक सीमित है, और सीएम का इलाका, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार का इलाका, मेरे दिल्ली तक वो है, और केंद्र सरकार का इलाका पूरा भारत है। तो ये वही बात लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि जितनी भी पावर होती है ना हमारे अलग अलग सरकारों की, अलग अलग स्तर की सरकारों की, वो सारी की सारी संविधान में लिखी हुई है। और देखो यही पॉइंट नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संविधान की सर्वोच्चता, कि भारत में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। हर संघवाद देश में या संघीय देश में क्या होता है कि संविधान ही सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, एक संघीय देश की ये भी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होती है। इसका मतलब वो राज्य सरकार की वो नहीं करेगी, उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो केंद्र सरकार को भी सपोर्ट नहीं करेगी, वो जो सच है उस पर सपोर्ट करेगी। मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, किसी टॉपिक को लेकर दिक्कत हो जाए, तो उस पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इंडिपेंडेंट फैसला सुनाएगी। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है तो दिल्ली सरकार के लिए काम करेगी, या अगर किसी और स्टेट में है तो उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो न्यायालय होता है वो स्वतंत्र होता है, वो सही फैसला सुनाता है संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि जो संघीय देश होते हैं ना, जहाँ पर संघवाद होता है, वहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, मैं आपको बता दूं, भारत में जो है वो 3 सूचियां हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर सत्ता का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, संघ सूची के अंदर वो विषय आते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे कि आपका आर्मी से रिलेटेड कोई भी अगर उनका बजट वगैरह या आर्मी की यूनिफॉर्म वगैरह, ये कौन डिसाइड करता है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सूची क्या होती है, जिस पर, और केंद्र सरकार मैंने आपको बता दिया, आर्मी वगैरह, डिफेंस वगैरह इसी के अंदर आता है। रेलवे भी और करेंसी भी, आपको पता है ना, नोट कौन छापता है या कौन छपवा सकता है, केंद्र सरकार। ठीक है, ओके। राज्य सूची क्या होती है, सूची में वह विषय आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, बट हाँ, कुछ मामलों में केंद्र सरकार भी बना सकती है, बट राज्य सरकार में जो है, राज्य सरकार के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि लिकर यानी शराब, आपको पता है दिल्ली के अंदर चलती है, बट आप अगर बिहार में जाओगे तो बैन है ना। तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, और कोई स्टेट गवर्नमेंट होती है जो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है, कुछ नहीं लगा रही, कुछ में अलाउ ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी जो लिकर होती है ना, शराब होती है, वो राज्य सूची के अंदर आती है। अब होते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। दोनों मिलकर नहीं, मतलब दोनों कानून बना सकती है, बट अगर दोनों में विवाद हो जाए तो
केंद्र सरकार की सुनी जाती है। मान लो एडुकेशन है इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो शिक्षा, शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बना देती है और केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, ठीक है। तो किसकी सुनी जाएगी? सबसे पहले केंद्र सरकार के कानूनों की सुनी जाएगी, ठीक है, यानी क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही समवर्ती सूची में ज़्यादा पावर होती है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई। तो यानी कि संघीय सरकार में जो है शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ा सा इसलिए समझा दिया क्योंकि नीचे भी आएगा, ओके। इसके अलावा भी एक सूची होती है, वो मैं बताऊंगा। और हर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, एक ही नागरिकता है, यानी एक ही नागरिकता हो सकती है, यानी भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक रह सकता है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? देखो, पाकिस्तान के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी आप पाकिस्तान के भी नागरिक रह सकते हो, अमेरिका के भी नागरिक रह सकते हो। अमेरिका में भी ड्यूअल सिटीजन है, यानी आप एक बार में 2 पासपोर्ट रख सकते हो, ठीक है। अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी, है ना। बट भारत में नहीं, भारत के या तो आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी दूसरे देश के सिटीजन नहीं बन सकते। अगर आप दूसरे देश के सिटीजन बनोगे तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ यार, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैटरी कम है और लाइट बिल्कुल गई हुई है, ऐसा ना हो कि मैं वीडियो पूरी ना कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्यों में संघवाद की क्या आवश्यकता है, वो बताइए। मतलब आपको पता है भारत में संघवाद अपनाया गया, क्यों संघवाद क्यों अपनाया गया? हम राजा वाला सिस्टम भी अपना सकते थे, या सारा का सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार को दे सकते थे। हमने संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई, पावर को राज्य सरकार और वो प्रांतीय सरकारों में क्यों बांटा? तो इसका पहला पॉइंट है कि भारत एक विशाल देश है जिस पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय शक्तियों में बांटना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो केंद्र सरकार ही सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, तो इसलिए राज्य सरकार होनी चाहिए या प्रांतीय सरकार होनी चाहिए। इसीलिए भारत के अंदर संघवाद अपनाया गया है जिसमें पावर जो है वो राज्य सरकार और प्रांतीय सरकारों में भी बांटी गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है, भारत बड़ा देश है, इसकी वजह से भारत में संघवाद अपनाया गया। दूसरा है कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधता अधिक है। भारत में हर राज्य, आपको पता है, अलग लैंग्वेज होती है, कल्चर अलग होता है, तो इसीलिए विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर एक संघात्मक सरकार बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार होती है और राज्यों की अलग अलग सरकार होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे ओणम, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ओणम की छुट्टी नहीं होती, बट अब हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र में होती है ओणम की छुट्टी, है ना। और ऐसे हैदराबाद के अंदर जहाँ तक मेरे को पता है होली की छुट्टी नहीं होती, है ना। तो बेसिकली स्टेट वाइज स्टेट डिपेंड करता है, तो इसलिए कल्चर वगैरह को देखकर ये सारी की सारी चीज़ें करी गई है। ऐसा नहीं मनाते नहीं, हैदराबाद में मनाते हैं होली, बट छुट्टी नहीं दी गई है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि छुट्टी देने की क्या ज़रूरत है, वो बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, बल्कि इस दिन तो त्योहारों के दिन तो ऐसा कुछ, है ना। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राज्य की, अच्छा ओके, भारतीय राज्य की कल्पना एक लोकतांत्रिक राज्य की है, मतलब भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य माना है, ठीक है। और लोकतांत्रिक देश तभी सफल हो सकता है जब वहां पर संघीय व्यवस्था हो, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि भारतीय राज्य की कल्पना एक लोकतांत्रिक राज्य की है जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए भारत में संघवाद अपनाया गया है जिसकी वजह से जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपना पार्टिसिपेशन निभा सके, ठीक है। सारे का सारा काम सिर्फ केंद्र सरकार ना करे, अपनी मनमानी ना करे, इसलिए राज्य में भी पावर बांटी गई है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघवाद में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी कि सत्ता जो है वो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटी गई है, ठीक है। जो केंद्र सरकार होती है वो संघ सूची पे कानून बनाती है, जो राज्य सरकार होती है वो राज्य सूची पे बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकार बना सकती है, बट अगर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का ही कानून चलेगा समवर्ती सूची में, ठीक है। और एक और होती है जिसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। देखो, पुराने टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बट आज है, जिसको लेकर कानून बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल है जी साइबर क्राइम, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इंटरनेट फ्रॉड होते हैं, तो ये पहले के टाइम में तो नहीं था ना। जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तब क्या था, बिल्कुल भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो साइबर क्राइम क्या होगा। तो इसलिए ये अलग से टॉपिक है, नए नए साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, अवशिष्ट शक्तियां, जो नए नए कानून होते हैं ना, जो नई जो उस समय नहीं थे हमारे संविधान बनाते समय, बट आज है जो प्रॉब्लम, तो उनके लिए अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो सारे के सारे टॉपिक अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यानी देखो, जैसे कि आप कोई ऐप बैन करना भारत के अंदर, है ना, और अगर कोई साइबर क्राइम करे, हरेसमेंट करे, या इन सब पर कि किसको कितने साल की सजा होनी चाहिए, कितने की नहीं होनी चाहिए, सारे का सारा केंद्र सरकार डिसाइड करती है, ओके।
चलो जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान निर्माता एक सशक्त केंद्रीय सरकार क्यों चाहते थे। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आप बोलोगे सर नहीं करवा रखा, मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेम सेम है। मैंने पता है जानबूझ के क्यों लिखा अलग अलग, ताकि आपको बेसिकली समझ आए कि ये वाला क्वेश्चन अगर इस लैंग्वेज में भी पूछा जाए तो बात सेम ही है, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ सकता है, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। वही पहली बात तो यही है कि भारत में संघीय व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है क्योंकि भारत एक विशाल देश है, ठीक है, और इसीलिए सशक्त केंद्र सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें यह पूछा है कि भारत में केंद्र सरकार जो है वो क्यों पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। पावरफुल क्यों होनी चाहिए भारत में केंद्र सरकार, ताकि जो है कोई भी जो राज्य है वो अलग पावर ना मांग सके। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल दो मैंने आंसर लिख रखा है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। बहुत कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है जो उसके अंदर भी लिख सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ क्या है वो। सबसे पहले क्या है कि भारत के अंदर केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, कैसे, ठीक है। तो पहला है कि संविधान निर्माता की मान्यता थी कि एक संघीय संविधान चाहते थे जो भारतीय विविधताओं की को समेट सके। भारत में अब वो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने यही पॉइंट देखा था ना कि भारत में क्या है, विविधता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विविधता है, तो इसलिए भारत में संघवाद को अपनाया गया। वैसे ही कि एक संघीय सरकार के अंदर सशक्त केंद्रीय सरकार का होना, आपको सशक्त केंद्र सरकार का मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार होती है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। भारत के अंदर आपको पता है केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों है? भारत के अंदर केंद्र सरकार इसलिए ज़्यादा पावरफुल है ताकि वो पूरी भारत के अंदर जितनी भी विविधता है ना उसको सबको समेट सके। दूसरा, कोई भी राज्य जो है वो मतलब अलग देश ना बना सके अपना, बेसिकली अलग देश की डिमांड ना कर सके, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है वह एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना, ये वही है केंद्र सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो कि विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखे, यानी मतलब जो होते हैं ना अलगाववाद, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी केंद्र सरकार। तो इसलिए केंद्र सरकार को पावरफुल बनाया गया ताकि राज्य अपनी मनमानी ना कर सके। कई कोई राज्य बोले कि जी हमको अलग कर दो, हम तो अलग देश बनाएंगे, तो उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार आगे आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि देश की एकता बनाए रखने के लिए एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्र सरकार कर सके, और ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। तो बेसिकली हमारे संविधान निर्माता को पता था कि भारत के अंदर जो भी प्रॉब्लम है ना, सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम है, उसे बड़े लेवल पे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बड़े लेवल पर कब सॉल्व कर पाओगे? अब बड़े लेवल पर तभी सॉल्व कर पाओगे सारी की सारी प्रॉब्लम को जब एक केंद्र सरकार हो जो सब पे नज़र रखे और जो ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया? क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे गरीबी हो गई, ठीक है, निरक्षरता हो गई, आर्थिक असमानता हो गई। तो इन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए राज्य सरकार तो स्टेप लेगी, बट एक मेन लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस पर नज़र रखे और इसको इस गरीबी को कम करने में, आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा बड़ा रोल निभाए, ठीक है। देखो हर राज्य अपना अलग अलग देख रही है, कुछ राज्य ऐसे होंगे जो गरीबी खत्म नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनकी हेल्प केंद्र सरकार कर पाए, इसलिए केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, ठीक है जी। आपको पता है केंद्र सरकार भी अलग अलग स्कीम चलाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संवैधानिक प्रावधान जो सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन पे देखा कि हमारे भारत देश के अंदर जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है। अब नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, इसमें यह पूछा गया है कि आप कैसे बता सकते हो, किन पॉइंट से हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, कैसे बता सकते हो केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है? तो ये लिखे जी सारे के सारे उसके पॉइंट्स। तो पहली बात तो है कि जो केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है तेलंगाना एक नया स्टेट बना था, किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया, ठीक है। संसद का नियंत्रण होता है राज्य की सीमाओं पर, बड़ा भी कर सकती है, छोटा भी कर सकती है। तो इससे पता चलता है जी केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने के लिए आपातकालिक प्रावधान है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में ना एक आपातकालीन प्रावधान भी है जिसके लागू होने पर जो है संघीय व्यवस्था को एक शक्तिशाली केंद्रित व्यवस्था में बदल देते हैं। यानी हमारे संविधान में एक आपातकालीन प्रावधान भी दिया गया है, इमरजेंसी एक प्रोविजन दिया गया है जिसमें केंद्र सरकार को आपातकालीन के टाइम में बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जी आपातकालीन के टाइम में भी हमारे केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होती है। तीसरा है केंद्र सरकार के पास अत्यंत प्रभावशाली वित्तीय शक्तियों और
उत्तरदायित्व प्राप्त है तथा आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। यानी आप कह सकते हो कि पैसों के मामले में भी वित्तीय शक्ति भी केंद्र सरकार के पास ज्यादा। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट जो है वो केंद्र सरकार से बोलते हैं हमें इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। इसका मतलब केंद्र सरकार के पास वित्तीय शक्ति है, पैसा बहुत है, ऐसा कह सकते हो आप। नेक्स्ट है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, उस वो आपको पता है राज्य का जो राज्यपाल होता है, हर राज्य का राज्यपाल होता है, उसको हटाने की, उसको नियुक्त करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारी केंद्र सरकार करती है। और वो भी राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को कहते हैं कि आप इसको चुनो, फिर राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल चुनता है। राज्यपाल पता है क्या होता है? देखो, एक तो सीएम होता है, सीएम स्टेट का होता है, वो स्टेट वगैरह को देखता है, और एक केंद्र सरकार बनाती है राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करता है? वो सीएम पे नजर रखता है। तो इसका मतलब राज्यपाल को कौन चुनता है? केंद्र सरकार। तो इससे भी आपको पता चलता है केंद्र सरकार राज्यपाल को चुनती है और राज्यपाल सीएम पे नजर रखता है। हर स्टेट का मैं आपको बता दूं राज्यपाल होता है। तो इससे भी पता चलता है कि जी केंद्र सरकार एक तरह से स्टेट वगैरह के सीएम पे भी नजर रखती है। तो यानी हमारे सेंटर के पास, यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक या कानून निर्माण में देरी कर सकती है। अर्थात यदि वो चाहे तो विधेयक की परीक्षा कर उन पर निषेधाधिकार यानी वेटो का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार सकता है। इसका मतलब है, पहली बात तो यह अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैंने आपको बोला था राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। बट मैंने ये नहीं बोला था कि राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। तो इससे भी पता चलता है कि जी हमारी केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। ठीक है जी, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो भी पुलिस सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, जैसे आईपीएस, आईएएस जो पूरे भारत में फैले हुए होते हैं, वो भी केंद्र सरकार के अंदर ही आते हैं और वही इन पर कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के आपने देखा होगा आईएएस, आईपीएस बहुत ही, आप कह सकते हो कि उनकी पावर होती है एक तरह से। ठीक है, तो ये पावर उनके पास कहाँ से आती है? मैं आपको जैसे देखो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। पंजाब की पुलिस किसकी बात मानेगी? पंजाब की सरकार की। और हरियाणा की पुलिस किसकी बात मानेगी? हरियाणा की सरकार की। ठीक है, पुलिस। बट अगर मैं आईएएस, आईपीएस की बात करूं तो वो नहीं मानती बात, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है ही नहीं, उनको डर ही नहीं लगता। तभी आप देखोगे कि वो कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब लेना देना है, भारत में ही रहते तो लेना देना तो है, बट स्टेट गवर्नमेंट से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वो डिसाइड नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट हमें सैलरी नहीं देती, हमें केंद्र सरकार ने से नियुक्ति होती है, तो हम केंद्र सरकार के अंडर है। ठीक है, तो आपको यही बात लिखी हुई है कि इसमें कि भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस अधिकारी वगैरह जो भी कमिश्नर वगैरह होते हैं वो भी केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। तो एक तरह से वो उनके पास भी ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 के अनुसार जब देश के किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू हो तो संघ सरकार के पास भी शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। तो यानी मतलब मार्शल लॉ के टाइम भी केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। तो यही बात लिखी हुई है। तो इन प्रोविजन से हम कह सकते हैं, प्रावधान से हम कह सकते हैं, इसकी डायरेक्टली ये फाइल है ना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुई है ना, वीडियो चेक करके आप टेलीग्राम पे सर्च करना। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। और आज की जो डेट है उसी के अकॉर्डिंग सर्च करना। आज ही मैं अपलोड करूंगा, तो फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि सर कहाँ ढूंढूं, स्क्रॉल करते रह जाओगे आप। तो सीधा डेट पे आना, इतनी आज की डेट भी मैं अपलोड करूंगा, आज की डेट पे ही। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी। तो ये प्रावधान से हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की भूमिका बताइए। तो राज्यपाल होता कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है। और इसी को, और जो है ना, राज्यपाल कोई भी हो सकता है, वो सेना का एक अधिकारी भी हो सकता है, वो लोक सेवक भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे स्टेट के सीएम, बहुत सारे स्टेट के राज्यपाल ऐसे भी हैं जो आर्मी से रिटायर है, बहुत सारे स्टेट के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो, ये निर्वाचन नहीं होता, इनका इलेक्शन नहीं होता। मैं आपको ये भी बता दूं, राज्यपाल का कोई इलेक्शन नहीं होता, केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है। और इनको शपथ दिलाने का काम जो होता है वो हमारा राष्ट्रपति का होता है। आपसे अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप राष्ट्रपति लिखना, क्योंकि जो शपथ दिलाता है ना, माना जाता है कि वही नियुक्ति करता है।
ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलो अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर केंद्र और राज्य सरकार सेम सेम हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं इस टाइम केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। यूपी में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो आप देखोगे ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो राज्यपाल है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं रहती कि देखो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो उसे कोऑर्डिनेट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र सरकार बोलती है वो राज्य सरकार प्यार से मान लेती है, क्योंकि सेम ही गवर्नमेंट है, सेम ही पार्टी है। बट दिक्कत वहां आती है जहां पर केंद्र सरकार अलग पार्टी की और राज्य सरकार अलग पार्टी की। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे कि वेस्ट बंगाल इस टाइम जो है, वो वेस्ट बंगाल की जो हमारी सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी जी। अब उनके नाम के आगे जी लगता है, फिर एक और ऐड ममता बनर्जी जी, है ना। तो ममता बनर्जी जो है ना, अगर उनकी बात करें हम, तो वो कौन सी पार्टी से हैं, उनकी खुद की पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, वो अलग पार्टी है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे जो केंद्र सरकार है वो बीजेपी की। अब जो राज्यपाल है वो फंस गए। क्यों? अब राज्यपाल का काम क्या, कोऑर्डिनेशन बिठाना, है ना। अब वो फंस गए, क्यों? केंद्र सरकार जो बोलती है वो राज्य सरकार मानेगी नहीं, अलग पार्टी की है, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और बहुत बार है ना, केंद्र सरकार ने, मैं आपको बता दूं 1983 में तो बहुत सारे राज्यों ने मिलकर एक एक कमीशन बैठी थी, सरकारिया कमीशन, सरकारी आयोग जिसे कहते हैं, जिसने 1983 में ये बोला, अपनी रिपोर्ट 1983 में उसे बनाया गया था। 1988 में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी, जिसमें ये सिफारिश करी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, वो निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए, मतलब बिना भेदभाव के। केंद्र सरकार सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति ना करे, ये भी बोला जाता है बहुत बार। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो राज्यपाल का समझ आ गया। और राज्यपाल की एक मैं आपको बता देता हूं कि पावर क्या होती है राज्यपाल की। राज्यपाल की पावर, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं, एक पॉइंट लिखा था मैंने, नीचे की तरफ आते हैं। वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो विधानमंडल पर वो बंद करवा सकता है। एक पॉइंट लिखा होगा यहाँ पर, ओके। राज्यपाल को ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राज्यपाल की क्या पावर है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा विधानसभा को निलंबित या विघटित करने का अनुशंसा कर सके। मतलब वो बोल सके केंद्र सरकार राष्ट्रपति को कि जी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। हमारे संविधान में ना एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356, इसके बारे में ऊपर ये देखो देख भी रखा है। अनुच्छेद 356 के तहत ये बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य की सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही या उसके वो गड़बड़ कर रही है सरकार चलाने में, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सरकार को हटा सकते हैं राज्यपाल के कहने पर। ठीक है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, वहां पर सीएम नहीं, फिर राष्ट्रपति जो बोलेगा वही होगा। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 356 पर एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 356 में ज़्यादा पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जिसमें क्या होता है कि एक तरह से कि राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है जी, ओके। तो राज्यपाल की भूमिका आपको क्लियर हो गई ना। तो राज्यपाल की भूमिका क्या है, एक तरह से समन्वय बिठाना केंद्र और राज्य सरकार में, बट इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये सेवा वगैरह से, सेना वगैरह से होते हैं, सेवा क्षेत्र से या सेना वगैरह से होते हैं ये। और अगर मैं बात करूँ, इनकी भूमिका हमेशा एक प्रॉब्लम वाली रहती है, कब, जब दोनों अलग अलग पार्टी के हों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। ठीक है, और इनकी पावर मैंने आपको बता दी है, निलंबित वगैरह, राज्य सरकार को बर्खास्त वगैरह कर सकते हैं, और अनुच्छेद 356 लगाने के लिए राष्ट्रपति को एक पत्र वगैरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से कैसे अलग था। मैंने यहाँ पर था लिखा है, क्यों? क्योंकि अब जो है वो सेम ही है। अब जितनी दूसरे राज्य के पास पावर है उतनी हमारे जम्मू कश्मीर के पास भी पावर है। अच्छा, पहले क्या क्या पावर थी, कुछ एक्स्ट्रा पावर थी जम्मू कश्मीर के पास। क्या क्या पावर थी? सबसे पहले तो राज्य सरकार के सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार भारत के किसी भी राज्य में आपातकालीन लगा सकती है, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। मतलब लगा सकती, मतलब जम्मू कश्मीर में पहले आपातकाल नहीं लगा सकती थी हमारी केंद्र सरकार, अब लगा सकती है। तो ये जो पहले ये पावर थी हमारे राज्य सरकार के पास कि वहाँ पर कोई भी आपातकाल, क्योंकि आपको पता है आपातकाल के टाइम में किसकी पावर चलती है, केंद्र सरकार के। बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारे जम्मू कश्मीर है उसकी सरकार के पास ये पावर थी कि वहाँ पर कोई आपातकाल नहीं लगा सकता। दूसरा,
संघीय सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती। वित्तीय आपात स्थिति का मतलब है कि पैसे तो देने पड़ेंगे जी, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार को कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी पावर थी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास। मैंने आपने देखा होगा ना कि हर सरकार जो है राज्य की सरकार वो पैसे मांगती है केंद्र सरकार से, बट जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है उसको मांगने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार से जब मांगती है, मांगती नहीं है, बोलती है कि जी दे दो, तो दे दिए जाते हैं। ये वाला सिस्टम होता था पहले, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व यहाँ लागू नहीं किए जा सकते। मतलब राज्य के नीति निर्देश तत्व भी हैं, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 2 में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जो सरकार लेकर आती है, तो ये राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है यहाँ लागू नहीं हो सकते। मान लो कोई भी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, तो राज्य अगर चाहता है कि वो स्कीम लागू ना हो तो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको पता है कि एक भारत के संविधान में एक संशोधन 368 भी था, अनुच्छेद 368 भी था, जिसमें यह बोला गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर पर लागू। आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था। ठीक है, तो वो भी अब खत्म हो चुका है। भारत का ही संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर, और एक और आर्टिकल था, दैट इज आर्टिकल 370। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत वो थी, एक पावर थी जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, जिसको कहते थे हम परमानेंट रेजिडोरी सिस्टम। इसका मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग के अलावा कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, खरीद ही नहीं सकता, ये था पहले। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा दूसरे भी अलग अलग चैनल है, जैसे कि पहली बात तो मेन पॉइंट गेमिंग और भरत कुमार खोरवाल, तो इन दोनों को सब्सक्राइब कर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है जी हमारा ये वाला, मेन पॉइंट टेक। बेसिकली इस पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जो है 11-12 के बोलते रहते हैं कि सर पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो आप इस वाले चैनल पे आ सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने ये बताया कि आप स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियो कैसे बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेस नहीं दिखाना चाहते, आप दूसरे की वीडियो यूट्यूब पर कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को, हर एक वीडियो को देखना है, क्योंकि मैंने नीचे ये भी बताया कि वेबसाइट से आप कैसे अर्न कर सकते हो, बना सकते हो वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ये दिख रही होगी फ़ोन से एनिमेशन। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताते रहता हूँ। मैंने ये भी बताया कि आप मैं कैसे पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, तो सारी की सारी चीज़ें, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना मैटर नहीं करता, बट वीडियो का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ वो इसी वजह से, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, 20% रह गई है, और 14% के बाद तो लैपटॉप बंद ही हो जाता है। अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257 क्या कहता है? तो हमारा अनुच्छेद 257 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। मतलब जो राज्य है वो अपने कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग तो कर सकती है, बट ऐसे नहीं कर सकती कि वो कहीं ना कहीं संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसमें कोई अड़चन डाले। मतलब राज्य सरकार जो भी काम करेगी ना, वो वही काम होना चाहिए जिससे केंद्र सरकार की पावर पे कोई अड़चन ना आए, या केंद्र सरकार की कार्यपालिका पे कोई अड़चन ना आए। ठीक है, कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, कोई नेगेटिव प्रभाव ना करे। मतलब कोई, आप कह सकते हो कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार की पावर के खिलाफ जाके कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, उसे हमेशा मतलब यही बात लिखी हुई है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस परियोजना के लिए आवश्यक प्रतीत हो। इसका मतलब है कि राज्य सरकार है ना, अपनी शक्ति वगैरह, केंद्र सरकार जो अपनी शक्ति वगैरह राज्य को दे रही है या दे सकती है, जिससे क्या हो कि जो राज्य सरकार है उसके पास पावर आए। ठीक है, ताकि वो जो केंद्र सरकार की परियोजना उसको लगा सके। मैं समझाता हूँ दोबारा से, लाइन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, फिर बाद में दिक्कत होगी आपको। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस परियोजना के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यानी जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को पावर भी देगी और कुछ निर्देश भी दे सकती है कि आप ऐसे ऐसे करो, ताकि जो भी भारत सरकार ने जो परियोजना बनाई है, ठीक है, वो अच्छे से लागू हो सके। ठीक है जी, अच्छे से क्लियर हो गया आपको? ओके जी, यही था आर्टिकल 257, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद के कारण बताइए। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि केंद्र सरकार के बीच में भारत के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। कौन कौन से मुद्दे पर? राज्य को और स्वायत्ता को लेकर। ठीक है, राज्यों को लेकर और स्वायत्ता को लेकर। कभी आप है ना इसे स्वायत्ता को लेकर कर सकते हो। ठीक है,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में स्वायत्ता को लेकर लड़ाई चलती रहती है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे बोलते हैं कि हमको ज़्यादा पावर दो। देखो पहले क्या होता था, कुछ लोग स्टेट ऐसे बोलते थे जी जम्मू कश्मीर को ये पावर है तो हमको भी दो। तो इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लंबे समय तक विवाद चला। ठीक है। राज्यों के मामलों में केंद्र हस्तक्षेप को लेकर बहुत बार क्या होता है, केंद्र सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप करती है, तो उसको लेकर भी लड़ाई चलती रहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। और याद है ना आपको, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई विवाद चलता है तो उसको भी कौन सुलझाता है? वो सुलझाता है जी हमारा न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सूची में शामिल कानूनों को लेकर जब केंद्र उस विषय पर कोई कानून बना रहा है, मतलब केंद्र सरकार आपको पता ही है राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है, तो ये भी विवाद चलता रहता है कि जी आप राज्य सरकार राज्य सूची पर क्यों कानून बना रहे हो, है ना। तो ये राज्य सरकार गुस्सा हो जाती है। राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर अथवा किसी राज्य के विशेष दर्जे को लेकर भी दिक्कत चलती रहती है। राज्य सरकार पैसे मांगता है ना, और कभी कभार केंद्र सरकार मना कर देती है, तो इसको लेकर भी लड़ाई चलती रहती है कि बार बार हमें आपसे मांगने की क्यों ज़रूरत है, हम अपने लोगों के टैक्स का पैसा अपने पास ही सारा क्यों नहीं रख सकते, तो इसको लेकर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना राज्यपाल को नियुक्ति करता है। आपको बताइए केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से नहीं पूछता और राज्यपाल को नियुक्त कर देता है, इसको लेकर भी लड़ाई चलती रहती है। और एड में जो है वो 356 है, अनुच्छेद 356 को लेकर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि राज्य सरकार ये बोलती है कि यार ऐसे तो कभी भी आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे, है ना। क्योंकि इसमें तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सिस्टम अच्छा से नहीं चल रहा राज्य सरकार का, तो ऐसे तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ऐसे वो लगा दोगे क्या, राष्ट्रपति शासन। तो ये है। बाकी ये है ना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि बहुत सारे ना राज्यों के बीच में भी लड़ाई चल रही है। जैसे कि आपको पता है लड़ाई क्या चल रही है, विवाद है। जैसे कि भारत क्या दिल्ली और अपने हरियाणा या पंजाब के बीच में पराली होती है ना, पराली जलाने को लेकर ही विवाद चलता रहता है। ठीक है। और राज्यों की सीमा को लेकर, ये हमारे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है। नदियों के बंटवारे को लेकर हमारे कर्नाटका तमिलनाडु में कावेरी का जो जल है ना, कावेरी नदी जो है, इसको लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में लड़ाई चल रही है। तो ये सारी की सारी लड़ाई जो है वो हमारे राज्यों के बीच में चल रही है। आ सकता है आपको कि बेलगांव और मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटका में किस चीज़ को लेकर, बेलगांव को लेकर जो कि सीमा पर पड़ता है उसको लेकर लड़ाई चल रही है कि ये बोलता है, महाराष्ट्र बोलता है हमारा है, कर्नाटका बोलता है हमारा है। और बाकी नदी के पानी को लेकर, ठीक है, कर्नाटका बोलता है कि ये जो कावेरी का पानी हमारे पास कम आ रहा है, तमिलनाडु बोलता है नहीं जी पूरा आ रहा है। तो ये विवाद चलता रहता है। दिल्ली और पंजाब और हरियाणा में भी पानी को लेकर विवाद चलता रहता है। ठीक है जी, आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, वीडियो स्किप नहीं करनी थी। अगर आपने वीडियो बिल्कुल फ्लो में देखी है तो अच्छी बात है, अगर वीडियो फ्लो में नहीं देखी तो प्लीज़ दोबारा जाकर देखना, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सबकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं कि नोट्स वगैरह कुछ टाइम में वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो वेबसाइट पे आपको अपलोडेड मिलेंगे। वेबसाइट आपको पता है, गूगल पे जाके लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो सामने आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। बाकी हमारे डिफरेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करने ही करने हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।